नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH भारतीय कालगणना में प्रमाण पत्र कार्यक्रम CBKG 002 कालगणना की विधियाँ। खंड 1 भारतीय कालमान 1 इकाई 1 भारतीय कालमान का वैशिष्ट्य 1.0 अधिगम प्रतिफल। प्रस्तुत इकाई में काल की भारतीय कालमान की विशेषताओं की चर्चा की जाएगी। भारतीय कालमान का वैशिष्ट्य केवल गणना की सटीकता में नहीं है, इसकी सरलता भी इसका एक वैशिष्ट्य है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद यह जान सकेंगे कि कालमान में परिवर्तन कैसे हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहार को बदल देता है। भारतीय कालमान के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जान सकेंगे। एक प्रस्तावना। प्रथम पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार काल चक्रीय होता है, इसलिए भारतीय कालमान में आवर्तन होता है, यानी एक ही काल बारंबार आता है। उदाहरण के लिए कलयुग प्रत्येक 4 युगों के बाद आ जाता है। मनवंतर का समय भी नियत है और वह भी बारंबार आता है। अभी तक कुल 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है और इसके बाद 7 और बीतेंगे। चूंकि काल की गति चक्रीय है, भारतीय ऋषियों ने उसे बराबर हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन और गणना की। इससे गणना की सटीकता में कोई व्यवधान नहीं आया और उसे स्मरण रखना सरल हो गया। यदि किसी को कलयुग का काल पता हो तो उसे फिर शेष युगों की गणना को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं रहती। हम आगे की इकाइयों में इसे विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ इतना जानना उचित होगा कि शेष तीनों युग कलयुग के ही गुणन में रखे गए हैं। 2 भारतीय कालमान का दर्शन। चक्रीयता के कारण काल का आवर्तन होता है। काल के आवर्तन से इतिहास के आवर्तन का पता चलता है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, केवल पात्र बदलते हैं। यह इतिहास दृष्टि चक्रीय काल के दर्शन से ही प्राप्त होती है। जिन गणनाओं में काल की गति एक रैखिक है, वहां कोई घटना पुनरावृत्त नहीं हो सकती, परंतु चक्रीय काल में यह संभव है। परंतु यह ध्यान रहे कि पुनरावृत्त होने वाली घटनाओं में घटनाओं का प्रकार ही पुनरावृत्त होता है, उसके पात्र नहीं। उदाहरण के लिए आसुरी शक्तियों का पुनरोदय बारंबार होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि रावण ही बारंबार जन्म लेता रहेगा। उसके स्थान पर किसी और आसुरी शक्ति का उदय होगा। इसलिए हमें भिन्न भिन्न युगों तथा कल्पों में भिन्न भिन्न आसुरी शक्तियों तथा उन्हें समाप्त करने वाले दैवीय शक्तियों का इतिहास मिलता है। समय में यात्रा तथा भविष्य का दर्शन काल की चक्रीय गति के सिद्धांत पर ही टिका है। काल की चक्रीयता से ही यह संभव है कि हम इतनी तेजी से गति करें कि हम काल के जिस स्तर पर खड़े हैं उससे पहले के स्तर पर पहुंच जाएं या फिर उसके आगे के स्तर पर पहुंच जाएं। यह भी ध्यान रहे कि भारतीय शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भिन्न भिन्न लोकों में काल की गति भी भिन्न भिन्न होती है। इस सिद्धांत के उपयोग से भी समय यात्रा को संभव माना गया। हालांकि भारतीय ऋषियों को यह ज्ञात था और आधुनिक विज्ञानियों ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि मानव के भौतिक शरीर की समय यात्रा संभव नहीं है। इससे काफी सूक्ष्म कोई तत्व हो तो वह अवश्य समय यात्रा कर सकता है। भारतीय ऋषियों ने इसके लिए अत्यंत सूक्ष्म तत्व मन और आत्म तत्व का प्रयोग किया था और सफल भी रहे थे। 3 वैज्ञानिकता तथा प्रासंगिकता।
भारतीय कालमान और उसका दर्शन विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक कालमान और दर्शन है। इसकी आधारशिला विशुद्ध रूप से खगोल तथा अंतरिक्ष का प्रत्यक्ष समग्र अवलोकन है। इसलिए भारतीय कालमान के दर्शन का एक और वैशिष्ट्य यह है कि यह सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही गतियों पर आधारित है। विश्व में प्रचलित लगभग सभी कैलेंडर या तो मनमाने ढंग से बनाए गए हैं या फिर उनमें खगोल का एकांगी अवलोकन है। वे या तो केवल सूर्य को आधार मानते हैं अथवा केवल चंद्रमा को। उदाहरण के लिए हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित है, परंतु वह सूर्य की गति का ध्यान नहीं रखता। इस कारण उसके मास किस मौसम में आएंगे यह सुनिश्चित नहीं है। यह काल की गणना की एकांगी तथा अवैज्ञानिक पद्धति है। इसी प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर केवल सूर्य की गति को ध्यान में रखता है। उसमें भी वह सूर्य की गति की सूक्ष्मता की अवहेलना करता है। इसलिए उसमें कुछ 100 वर्षों के बाद कई दिनों को गायब करना होता है, परंतु इसकी कोई गणना उनके पास नहीं है कि वे कितने वर्षों बाद कितने दिन गायब करेंगे। माया कैलेंडर भी अपनी इस सीमित दृष्टि के कारण सृष्टि की आयु बहुत ही कम गणना करता था और उसने कुछ वर्ष पहले पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो कि असंभव थी और गलत ही साबित हुई। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी कैलेंडर अवैज्ञानिक हैं और खगोल के एकांगी अध्ययन तथा अवलोकन पर आधारित हैं। इनके बारे में विस्तार से हम पृथक इकाइयों में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ इनका विस्तार नहीं किया जा रहा है। यह वैज्ञानिकता तथा समग्रता केवल भारतीय कालमान में ही प्राप्त होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों का सामंजस्य बैठाने के कारण भारतीय कालमान की सटीकता बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों की कालमान की गणना में आवश्यकता तथा लाभ को पृथक इकाई में बताया जाएगा। भारतीय कालमान की वैज्ञानिकता हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसमें दिनों के नामकरण, सप्ताह के दिनों का निर्धारण, महीनों का नामकरण, वर्षों का नामकरण, युगों की रचना आदि सभी प्रक्रियाएं नितांत वैज्ञानिक तरीके से तथा अंतरिक्ष के प्रत्यक्ष अवलोकनों पर आधारित है। यह सब हम आगे की इकाइयों में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार हजारों और भारतीय मतानुसार करोड़ों वर्षों से प्रचलित पंचांग अंतरिक्ष का जितना सटीक वर्णन करते आए हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय कालमान में ग्रहों की भिन्न परिभाषा है, जिसे न जानने के कारण यूरोपीय मिशनरियों ने इसकी व्यर्थ में निंदा की। उदाहरण के लिए राहु और केतु नामक ग्रह हमेशा मजाक के केंद्र में रहे। ज्योतिष ग्रंथों ने स्पष्ट लिख रखा है कि ये छाया ग्रह हैं, कोई अंतरिक्षीय पिंड नहीं है, परंतु चूंकि इनका प्रभाव सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए इनकी ग्रह संज्ञा की गई है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष ग्रंथों एवं पंचांगों में कलियुग के प्रारंभ के समय की ग्रह स्थिति का उल्लेख किया जाता है। उन लोगों को यह मान कैसे प्राप्त हुए? या तो उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण वेद द्वारा इन स्थितियों को देखा या गणित की सहायता से प्राप्त किया। यह भी जानना रोचक होगा कि ये मान किस सीमा तक शुद्ध है। आधुनिक खगोलशास्त्र तो इतना विकसित हो चुका है कि इन तथ्यों की जांच सरलता से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न पर आधुनिक खगोलशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया। इस संबंध में जॉन प्लेफेयर F.R.S. के एडिनबरो रॉयल सोसाइटी के ट्रांजैक्शन सन 1790 की द्वितीय पुस्तक खंड 1 पृष्ठ 135 से 192 में प्रकाशित शोध लेख रिमार्क्स ऑन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ
ब्राह्मिन्स द्रष्टव्य है। इस लेख में भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त कुछ खगोल सारणियों या पंचांगों की विस्तृत समीक्षा की गई है। जॉन प्लेफेयर महोदय ने अपने लेख में एक फ्रेंच विद्वान द्वारा स्याम, थाईलैंड से 1687 में लाई गई एक पांडुलिपि एवं ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत से प्रेषित 3 खगोल सारणियों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ये पंचांग नरसापुर एवं कर्नाटक के कृष्णपुरम से 1785 में तथा कोरोमंडल तट पर स्थित तिरुवलूर नामक स्थान से 1772 में भेजे गए थे। विद्वान प्रोफेसर का कथन है कि भारतीय खगोलशास्त्र में इतनी परिशुद्धता विद्यमान है जो इसके उद्गम एवं प्राचीनता संबंधी समस्त शंकाओं का निवारण करने में सक्षम है और इस शास्त्र को किसी भी दृष्टि से अन्य देशों के उस प्राचीन ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जो मात्र अटकलबाजी या पौराणिक गाथाओं से अधिक कुछ नहीं कहे जा सकते। इस लेख में विभिन्न खगोलशास्त्रियों के अभिमतों की विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए लेखक ने कहा है कि भारतीय ज्योतिष के बारे में विवेचित तर्कों एवं साक्ष्य के आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि उन प्रेक्षणों के मान, विशेषकर तिरुवलूर पंचांग में वर्णित कलियुगारंभ की सूर्य एवं चंद्र की स्थिति, जिन पर भारतीय खगोलशास्त्र आधारित है, ईस्वी संवत से प्रारंभ होने के 3000 वर्ष से भी कहीं पहले वास्तविक निरीक्षण वैद द्वारा निर्धारित किए गए थे। प्लेफेयर ने यह भी कहा है कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र में वर्णित 2 तत्वों, प्रथम सूर्य की मध्यम स्थिति साधन करने का संस्कार जिसे आधुनिक खगोलशास्त्र में सूर्य के केंद्र का समीकरण कहते हैं, तथा द्वितीय क्रांतिवृत्त की तिर्यकता की तुलना जब उपलब्ध रही है आधुनिक काल के इन दोनों तत्वों से की जाती है, तब वे भारतीय ज्योतिषशास्त्र के और अधिक प्राचीन होने का संकेत करते हैं। और तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारत में इस शास्त्र का उद्गम ईसा से कम 4300 वर्ष पुराना है, क्योंकि कलियुग के प्रारंभ की ग्रहस्थिति का इतना शुद्ध निर्धारण करने योग्य वेद कौशल विकसित होने में 1000 या 1200 वर्ष से कम तो क्या लगेंगे। भारतीय कालमान में कई प्रकार के दिन होते हैं, कई प्रकार के महीने होते हैं और कई प्रकार के वर्ष भी होते हैं। यह सब अंतरिक्षीय अध्ययन और प्रेक्षण पर आधारित है। अयनों का निर्धारण और अयन गति का अध्ययन भारतीय कालमान की एक और विशिष्टता है। भारतीय कालमान की वैज्ञानिकता का एक और उदाहरण है इसकी सूक्ष्मता और विशालता। भारतीय कालमान विश्व का एकमात्र कालमान है जो मनुष्य जीवन के सूक्ष्मतम काल से लेकर सृष्टि रचना और उससे पहले के विशालतम काल की गणना करने में सक्षम है। इन सभी इकाइयों में परस्पर सामंजस्य भी है। आधुनिक पाश्चात्य कालगणना यानी ईस्वी संवत से सृष्टि की आयु की गणना संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें भूगर्भशास्त्रीय इकाइयों की रचना करनी पड़ी। इन इकाइयों की रचना भी मात्र 70 से 80 वर्ष पहले की गई है, परंतु भूगर्भशास्त्रीय इकाइयों और ईस्वी संवत में कोई सामंजस्य नहीं है। इनकी गणना पृथक पृथक ही करनी पड़ती है। इनकी इकाइयां जुड़ी हुई नहीं हैं। यही स्थिति विश्व के अन्य कैलेंडरों की भी है। भारतीय कालमान में सूक्ष्म इकाई से विशालतम इकाई में परिवर्तन एकदम सरल है, परंतु उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उतने अधिक मानों तक गणना करने की क्षमता सभी में नहीं होती। हम 10,256 तक की गणना सरलता से कर सकते हैं, जो कि विश्व के किसी भी अन्य कालमान में संभव नहीं है। भारतीय कालमान की सभी विशाल इकाइयां प्रारंभ से ही
द पीपल्स। 1.4 पुनर्जन्म, कर्मफल और मानव जीवन। मानव समाज की आज की अधिकांश समस्याएं पिछले 100-200 वर्षों की देन है। विशेषकर जब से यूरोपीय लोगों का भारत आना हुआ और उनकी परंपराएं भारत में प्रचलित होने लगी, तब से समस्याएं अधिक बढ़ी हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र 300 वर्ष पहले तक यानी 1800 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हुआ करता था। किसी भी मानव समुदाय या देश का आर्थिक उत्थान यदि मशीनीकरण न हो तो वहां के समाज के सुव्यवस्थित होने का प्रमाण होता है। भारत यदि बिना मशीनों के आर्थिक रूप से विकसित था तो इसका कारण भारतीय समाज की सुदृढ़ तथा समन्वयकारी व्यवस्था थी। इस सामाजिक व्यवस्था के मूल में पुनर्जन्म तथा कर्मफल का सिद्धांत काम करता था, जो कि मूलतः काल के चक्रीय दर्शन पर आधारित है, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि पुनर्जन्म तथा कर्मफल का सिद्धांत और काल का चक्रीय दर्शन एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा होता था तो वह इसका कारण सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं बल्कि अपने कर्मफल को मानता था। कर्मफल पर विश्वास के कारण वह अपना जीवन संतुष्ट मन से व्यतीत करता था। संतुष्ट मन कभी भी अराजक नहीं हो सकता। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह विश्वास रखता था कि यह समय व्यतीत हो जाएगा और अच्छा समय आएगा, अथवा अगले जन्म में तो अवश्य उसे अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। इस विश्वास के कारण लोग गरीब और अभावग्रस्त होने पर भी पापाचार में लिप्त नहीं होते थे। इसके विपरीत यूरोपीय देशों में भारत से संपर्क होने से पहले से लेकर 19वीं शताब्दी तक जो पापाचार व्याप्त था वह इतनी अमानवीय है कि उसे पढ़ना भी जुगुप्साकारक होता है। आज भी यूरोपीय देशों में भरपूर व्यभिचार और अपराध व्याप्त है। इसका मूल कारण काल की एक रैखिक अवधारणा ही है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानती और अपने कर्मफल को भी स्वीकार नहीं करती। भारत में यह अवधारणा चार्वाक द्वारा दी गई थी, परंतु वह कभी भी देश में व्याप्त नहीं रही। भारत में हमेशा से शिक्षा में वैदिक दर्शन प्रभावी रहा, जो कि काल की चक्रीय गति, पुनर्जन्म तथा कर्मफल के सिद्धांतों पर आधारित है और इस कारण लोग पाप करने से डरते थे। 5 व्यावहारिक उपयोग। भारतीय कालमान का एक और वैशिष्ट्य यह है कि यह मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत व्यावहारिक है। चांद्र तिथियां इसकी व्यावहारिकता का एक उदाहरण है। चंद्रमा को देखकर ही तिथि बताई जा सकती है, इसके लिए हाथ में पंचांग का होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी न हो तो वह कभी भी तिथियों का हिसाब नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, मुहूर्तों और घटियों की रचना भी सूर्य तथा चंद्रमा की अंतरिक्ष में स्थिति पर आधारित होने के कारण बिना किसी घड़ी के भारतीय सटीक समय बताने में सक्षम होते हैं। आधुनिक शिक्षा में शिक्षित भले ही इससे अनभिज्ञ हों, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष का प्रत्यक्ष अवलोकन करना सिखाया ही नहीं जाता, वे बिना घड़ी देखे न तो समय बता सकते हैं और न ही बिना कैलेंडर देखे तारीख। ऋतुओं का निर्धारण भारतीय कालमान का एक और व्यावहारिक वैशिष्ट्य है। विश्व के किसी भी कैलेंडर में ऋतुएं निर्धारित नहीं होती। सौर कैलेंडरों में अवश्य ऋतुएं स्थिर जान पड़ती हैं, परंतु उनकी विशेष व्याख्या वहां उपलब्ध नहीं होती और इस कारण वे मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होते। मौसम संबंधी जानकारियां भारतीय कालगणना में इतनी सटीक होती हैं कि केवल कालगणना के जानकार वैज्ञानिक ज्योतिषी ही नहीं, सामान्य कृषक भी
नक्षत्रों के आधार पर मौसम के बारे में जान लेते थे। इसलिए घाघ और वड्डरी जैसे कवियों ने कहावतों में मौसम की जानकारी सूत्रबद्ध करने में समर्थ हो पाए। भारतीय कालमान में ऋतुओं के निर्धारण से भारतीय ऋषियों ने ऋतुचर्या तक का विधान किया था, जिसका पालन करने से वह हमेशा वर्षभर स्वस्थ रह सकता था। भारतीय ऋषियों को काल की एक अवस्था ऋतुओं का मानव जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक जानकारी थी और इसलिए उन्होंने उसका सटीक समाधान भी बताया था। आयुर्वेद में इसकी विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। इस ऋतुचर्या के उल्लंघन के कारण आज देश में विभिन्न प्रकार की जीवन शैलीजन्य रोगों का व्याप बढ़ रहा है। मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर आदि जानलेवा रोग केवल ऋतुचर्या के उल्लंघन के कारण ही हो रहे हैं। भारतीय कालमान का एक और व्यावहारिक प्रयोग है मानव जीवन पर ग्रहों तथा अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के प्रभावों का अध्ययन तथा उसका समाधान करना। भारतीय मनीषियों ने ग्रहों, नक्षत्रों तथा राशियों की केवल गणना मात्र ही नहीं की, बल्कि विभिन्न नक्षत्रों तथा राशियों में सूर्य, चंद्रादि ग्रहों की स्थितियों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया। उन्होंने इसके आधार पर जिस फलित ज्योतिष का आविष्कार किया, आज पाश्चात्य जगत उसे हेलियोबायोलॉजी के नाम से जानता है। इनका प्रभाव केवल मानवों पर व्यक्तिगत ही नहीं पड़ता, बल्कि मानव समूहों का व्यवहार भी इससे प्रभावित तथा निर्धारित होता है। प्रारंभ में भारतीय ज्योतिष की इस विधा का मिल जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने काफी तिरस्कार किया, परंतु आज उसे नए नाम से वहां पढ़ा और पढ़ाया जाता है। 1.7 सारांश। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कालमान न केवल अत्यंत वैज्ञानिक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। वैज्ञानिक गणनाएं होने के बाद भी वे इतने सरल हैं कि न्यूनतम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी गणना करने में समर्थ होता है। इन गणनाओं के प्रभावों की भी उन्हें जानकारी होती थी, इसलिए वे इसका निराकरण अथवा समाधान भी जानते थे और तदनुकूल ही जीवनयापन किया करते थे। उदाहरण के लिए सावन मास में साग का त्याग और कार्तिक मास में मूली का त्याग ऋतुचर्या का पालन था, तो ग्रहण काल में सूतक का विधान नक्षत्रीय प्रभावों से रक्षा के लिए किया जाता था। इसी प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष हवन, एकादशी को उपवास आदि इन्हीं अंतरिक्षीय प्रभावों यानी हेलियोबायोलॉजी के अनुकूल होते थे। सामान्य जन और केवल परंपरा प्राप्त ज्योतिषी इनके पीछे के विज्ञान को भले ही नहीं जानता रहा हो, परंतु विद्वान ज्योतिषियों को इनका कारण भलीभांति ज्ञात था और है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।